हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कनिक क्लासेस शुरू के अंदर। तो हम बात करने वाले हूँ आज भारतीय सामान्य परिचय के बारे में। जी हाँ, हम भारतीय सामान्य परिचय के बारे में आज चर्चा करने वाले, भारतीय अवस्थिति विस्तार के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ, कोई भी भाई BSTC PTT की तैयारी करना चाहता है वो भी फ्री, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। हम आपको BSTC और PTT का पूरा सिलेबस कराने वाले हैं। जी आप पूरा सिलेबस हम आपको फ्री में कराने वाले हैं। तो आपका कोई भी भाई, फ्रेंड और कोई भी रिश्तेदार जो BSTC या PTT की तैयारी करना चाहता है वो उसको इस चैनल के बारे में बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, चलते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत है। जी हाँ, ये हमारा पूरा संपूर्ण भारत है। जी हाँ, और जो भारत है ना, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है ना, टोटल क्षेत्र वो कितना है, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके अंदर भारत की मैं सबसे, कोई भी भाई जो पहली बार भूगोल पढ़ रहा है उसको भी समझ में आए, इतने लो लेवल से आपको हाई लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ। जी हाँ, पूरा आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत ले, जो भी भाई पहली बार आ रहा है उसको भी पूरा समझ में आ जाए। ये भारत का क्षेत्रफल है। जी हाँ, ये भारत का क्षेत्रफल है। अभी मैं बता दूं, भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ना, उत्तर से दक्षिण आपको ये तो शायद पता ही होगा। ऊपर वाली नॉर्थ होती है, नीचे वाली साउथ होती है, इधर वाली ईस्ट पूर्व है, इधर वाली वेस्ट मतलब पश्चिम। ये तो आपका पता होना चाहिए। कोई भी भूगोल सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरे राज्य याद करने हैं। जी हाँ, आपको पूरे राज्य याद करने होंगे और केंद्र शासित प्रदेश है ना वो याद करने हैं, और कहाँ पर उसकी स्थिति है वो याद करने होंगे। अगर आपको भूगोल सीखनी है तो जो भी भाई पहली बार, जैसे कोई साइंस का हो गया, वो पहली बार भूगोल पढ़ रहा है तो उसको मैं ये जानकारी बता दूं। तो अभी हमने सबसे पहले आपको ना केंद्र शासित प्रदेश याद करने हैं और राज्य याद करने हैं। अभी मैं आपको भारत से उत्तर से दक्षिण की लंबाई मतलब, उत्तर से दक्षिण की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई है 3214 किलोमीटर। जी हाँ, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। भारत से उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक, जो आपकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है, वो है आपकी 2933 किलोमीटर। जी हाँ, 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम की आपकी जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर आपकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। अभी मैं बता दूं, भारत की जो स्थलीय सीमा है ना, स्थलीय सीमा कौन सी हो गई, जिसके जो स्थल हो गए, स्थल भाग होते हैं ना नीचे वाले, वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक। ये जो है ना, ये जो स्थलीय सीमा है ये कितने किलोमीटर है, ये जो स्थलीय सीमा है ना आपकी, ये स्थलीय सीमा है वो कि 15,200 किलोमीटर है। जी हाँ, 15,200 किलोमीटर आपकी स्थलीय सीमा है। जी हाँ, 15,200 आपकी जो स्थलीय सीमा है। मैं मानचित्र इसलिए लेके आया हूँ, इससे पहले क्लास मैंने जो है ना PDF के हिसाब से डाली थी, उसमें थोड़ा कम समझ में आता है, इसलिए मैं आपके लिए ये पूरा मानचित्र लेकर आ चुका हूँ, जिसके कारण आपको संपूर्ण पूरी जानकारी समझ में आ जाए। जी हाँ, पूरी आपको समझ में आ जाए, उसकी वजह से मैं आपके लिए ये मानचित्र लेके आया हूँ। जो चलते हैं आगे, जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर आपकी जो स्थलीय सीमा है। अभी मैं जलीय सीमा की बात करता हूँ। जी हाँ, जलीय या तटीय सीमा भी बोल सकते हैं, जलीय सीमा भी बोल सकते हैं। जो यहाँ से स्टार्ट होती है ना, यहाँ से जल वाला स्टार्ट होता है, देखो यहाँ से, और ये जाती है यहाँ तक। जी हाँ, और ये कितनी है, तो इसके अंदर दो है। एक तो जैसे ये यहाँ तक जो है ना हमारे राज्य के हिसाब से जो सीमा पूछे ना, तब तो आपको बोलना है 6100 किलोमीटर। जी हाँ, तब तो आपको बोलना है 6100, ये सॉरी जीरो है, ये जीरो है, 6100 किलोमीटर बोलना है। आपको ये पूछ लेना द्वीपों के साथ भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो हमारे द्वीपों के साथ है ना, हमारे द्वीप है ना, द्वीपों के साथ हमारी जो तटीय सीमा है ना वो है आपकी 7516.6 किलोमीटर। जी हाँ, ये पॉइंट है 7,516 किलोमीटर आपकी जो द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा है। जी हाँ, भारत की तटीय सीमा है। आपको अगर ऐसा पूछ ले कि भारत की पूरी सीमा कितनी है, संपूर्ण जलीय और स्थलीय, तो आप क्या बताएंगे, आपको क्या करना है, 15,200 प्लस आपको 7516.6 कर देना है। जी हाँ, ये आपको कर देना है, तो टोटल हो जाएगी आपकी 22,716.6 हो जाएगी। जी हाँ, टोटल हो जाएगी 22,716.6। लेकिन ये आपको ऐसा नहीं पूछने वाला है। जी हाँ, आपको ऐसा नहीं पूछने वाला है। अब मैं बता दूं, भारत का सबसे उत्तरीतम बिंदु कौन सा है। जी हाँ, भारत का सबसे उत्तरीतम बिंदु जो यहाँ पर है ना, सबसे ऊपर नॉर्थ वाला, ये कौन सा है, सबसे उत्तरीतम बिंदु आपका इंदिरा कोल। जी हाँ,
सबसे उत्तरीतम बिंदु आपका कौन सा है? इंदिरा कोल, जो कहां पर है? जो लद्दाख के अंदर है। सबसे उत्तरीतम बिंदु है आपका इंदिरा कोल। जी हाँ, सबसे उत्तरीतम बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा कोल। और आपको सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? जी हाँ, जब से दक्षिणतम बिंदु आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है जो अंडमान निकोबार के अंदर है, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट। जी हाँ, इंदिरा पॉइंट ये 6 डिग्री 4 मिनट है, 4 मिनट पर है। इंदिरा पॉइंट पर आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और आपका सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? पूर्वोत्तर मतलब इधर, ये इधर वाला सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है आपका? ऐसा पूछ सकता है, भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है वो किबुत है। जी हाँ, किबिथु है। किबिथु आपका भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जी हाँ, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपका है। ये आप ये क्लास आपको मानचित्र के हिसाब से समझाई जा रही है, जिसकी वजह से आपको आसानी से समझ में आ जाए। जी हाँ, और वैसे आपको भारत का उत्तरीतम बिंदु मैंने बताया है इंदिरा कोल, और दक्षिणतम बिंदु ये तो अंडमान निकोबार के अंदर आ गया इंदिरा पॉइंट। तो ऐसे आप कुछ ऐसे बता दें, कन्याकुमारी जो यहाँ पर है, इसको भी आपको भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, जो 8 डिग्री 4 मिनट पर है। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट ही है। अभी आपको भारत का पश्चिमी बिंदु बताता हूँ। भारत का पश्चिमी बिंदु है ना, जो यहाँ पर है गुजरात के अंदर, सरक्रिक गौर माता। जी हाँ, गौर माता, सरक्रिक गौर माता भारत का पश्चिमी बिंदु है। जी हाँ, भारत का पश्चिमी बिंदु है। अभी मैं सीमाओं की बात कर लेता हूँ। जी हाँ, अभी मैं सीमाओं की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो यहाँ है ना, यहाँ कौन है? यहाँ ये सीमा है ना, ये सीमा, यहाँ पर कौन आता है? यहाँ पर पाकिस्तान है। जी हाँ, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर पाकिस्तान है। तो भारत के साथ पाकिस्तान की कुल कितनी सीमा लगती है? जल्दी से बता दो आप। भारत की पाकिस्तान के सामने कुल सीमा लगती है वो 3310 किलोमीटर है। जी हाँ, 3310 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान की साथ सीमा लगती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है। यहाँ पर इस रेखा, यहाँ पर जो सीमा लगती है, इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। जी हाँ, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं जो भारत, और ये जो मैं लाल जो लाइन खींची है, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी ना, वो बता दूं, रेड क्लिफ रेखा की जो शुरुआत है ना, ये रेड क्लिफ रेखा की जो शुरुआत है ना, ये इसकी जो शुरुआत की 15 अगस्त कब हुई थी? 1947 के अंदर हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? रेड क्लिफ रेखा है तो इसकी शुरुआत की थी सर रेड क्लिफ ने। जी हाँ, सर रेड क्लिफ ने इसकी शुरुआत की थी, जो 15 अगस्त 1947 को की गई थी। और ये कितनी किलोमीटर है? ये है 3310 किलोमीटर। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मैं बता दूं, ये एक तो गुजरात से गुजरती है, एक राजस्थान से गुजरती है, पंजाब से गुजरती है, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है, जो है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। जी हाँ, जो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है। अभी मैं आगे जाता हूँ। आगे यहाँ पर थोड़ी सी दूर आता है ना, यहाँ पर आगे थोड़ा सा आता है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आता है, यहाँ पर थोड़ा सा। मैं अभी जूम करके, सॉरी एक मिनट, जूम करके ले चलता हूँ। यहाँ पर आता है थोड़ा सा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आता है, यहाँ पर आता है थोड़ा सा अफगानिस्तान आता है जहाँ। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आता है अफगानिस्तान की भारत के साथ सीमा लगती है वो 106 किलोमीटर है। जी हाँ, जो सिर्फ लद्दाख के अंदर लगती है। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान में भारत की सीमा लगती है। इस सीमा को क्या कहते हैं? इस सीमा को जो कहते हैं वो ड्रूड रेखा कहते हैं। जी हाँ, ड्रूड रेखा कहते हैं। लेकिन ये वर्तमान में है ना, ये 106 किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आ जाती है। इसलिए ये भारत और अफगानिस्तान के, सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ही रह गई है। अभी जो पाकिस्तान वाले ने पाक अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में कर लिया है ना, इस वजह से ये वहाँ पर रह गई है, वहाँ पर ही रह गई। इसकी शुरुआत हुई थी ना, जी हाँ, जो है ना ड्रूड रेखा है ना, ड्रूड रेखा, उसकी जो शुरुआत हुई नहीं थी ना, वो 1896 ईस्वी के अंदर हुई थी। जी हाँ, 1896 में सर ड्रूड ने ड्रूड रेखा की शुरुआत की थी। जी हाँ, ड्रूड रेखा की शुरुआत सर ड्रूड ने की थी। सर्वप्रथम सर ड्रूड ने 1896 ईस्वी में ड्रूड रेखा की शुरुआत की थी। ये भारत और अफगानिस्तान में जब रेखा की शुरुआत की थी ना, उस टाइम भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। लेकिन वर्तमान में ये केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ही रह गई है। अभी आगे मैं बताता हूँ। अभी आगे आता है यहाँ पर कौन सा देश आपको पता है? यहाँ पर अपना आ गया चीन। जी हाँ, यहाँ पर आता है चीन। तो भारत और चीन के साथ कुल कितनी सीमा लगती है?
आप बताइए जरा, भारत और चीन के साथ कुल सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। जी हाँ, भारत और अफगानिस्तान के साथ सामने कुल सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। अभी ये कहाँ कहाँ पर है वो बता दूं। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम किया, यहाँ पर देखो ये लगती है, ये जो सीमा लगती है ना, ये ये लो लद्दाख वाला एरिया है, हिमाचल वाला एरिया, उत्तराखंड हो गया, ये अपना उत्तराखंड हो गया। उसके बाद ये बीच में ये वाला क्षेत्र है ना, ये नेपाल आ गया। देखो ये वाला, ये तो नेपाल है। फिर सिक्किम हो गया, फिर अरुणाचल है, फिर अरुणाचल प्रदेश है हो गया। जी हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक भी आती है, ठीक है ना। ये इतना जो एरिया है ना मैंने, ये पूरा चीन का है, जो चीन के साथ भारत की सीमा लगती है। अब आप 3488 किलोमीटर सीमा लगती है भारत और चीन की। कितनी सीमा लगती है? 3488 किलोमीटर भारत और चीन की जो सीमा वो है वो लगती है। और इस रेखा को क्या बोलते हैं? इस सीमा को है ना, इस सीमा की को जो रेखा है ना उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। जी हाँ, इस सीमा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। और जब भारत और चीन के बीच शिमला समझौता हुआ था ना, उस टाइम सर मैकमोहन ने इस रेखा की शुरुआत की थी। वो कब की थी? 1914 के अंदर। जी हाँ, 1914 के अंदर सर मैकमोहन ने इस रेखा की शुरुआत की थी। सर मैकमोहन ने इस रेखा की शुरुआत थी, वो की थी किसने? कि उन्होंने मैकमोहन नामक व्यक्ति ने इस रेखा की क्या की थी, जो है ना ये रेखा बनाई थी। जी हाँ, मैकमोहन ने ये रेखा बनाई थी। अभी चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद मैं बता दूं, इसके बाद जो ये देखो, रुको एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद जो ये वाला एरिया नहीं, ये वाला, ये कौन है? ये अपना है नेपाल। जी हाँ, नेपाल को बता दूं, नेपाल एक पूर्ण हिंदू राष्ट्र है। जी हाँ, नेपाल एक पूर्ण क्या है? वो है हिंदू राष्ट्र है। इस यहाँ पर ये पूर्ण एक हिंदू राष्ट्र है। नेपाल और भारत के मध्य जो सीमा है वो कितनी है? नेपाल और भारत के मध्य जो सीमा लगती है वो कितनी है? वो है आपकी, नेपाल और भारत के मध्य जो सीमा है वो आपकी है 1752 किलोमीटर। जी हाँ, 1752 किलोमीटर नेपाल और भारत के बीच की जो सीमा है वो है 1752 किलोमीटर जो सीमा है वो है। अभी चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे जो है ना वो यहाँ पर आता है अपना, यहाँ पर है ना, देखो एक मिनट, यहाँ पर है, यहाँ पर आता है अपना म्यांमार। जी हाँ, यहाँ पर आता है अपना म्यांमार। तो म्यांमार का प्राचीन नाम था वो बर्मा था। म्यांमार के साथ अपनी सीमा जो लगती है वो 1643 किलोमीटर लगती है। जी हाँ, म्यांमार के साथ जो सीमा लगती है वो 1643 किलोमीटर लगती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, एक रह गया बीच में छोटा सा, जो यहाँ पर, रुको एक मिनट में, छोटा सा रह गया एक बीच में, छोटा सा देश रह गया भूटान। ये है ना, ये वाला छोटा सा रह गया भूटान है। ये सबसे गरीब देश है। भूटान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? जी हाँ, भूटान के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो 692 किलोमीटर लगती है। जी हाँ, 692 किलोमीटर भूटान के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो लगती है। इसके बाद मैं बता दूं, इसके बाद थोड़े से नीचे की तरफ ये है ना, ये वाला, ये कौन सा है? ये बांग्लादेश है। जी हाँ, ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश और भारत की सीमा जो कितनी लगती है? भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो कितनी लगती है? वो लगती है आपकी 4096 किलोमीटर। जी हाँ, भारत और सबसे लंबी सीमा है भारत और बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। जी हाँ, 4096 सबसे लंबी सीमा है। और इस सीमा को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं 3 बीघा गलियारा। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश की सीमा को क्या बोलते हैं? 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा बोलते हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा को। अभी मैंने पूरी जो सीमा लगती है वो करा दी है। एक और बता दूं, एक और है, एक सबसे नीचे कौन है? अपने श्रीलंका। जी हाँ, यहाँ पे इसके अंदर दे नहीं रखा है, सबसे नीचे यहाँ पर है श्रीलंका। और भारत और ये जो बीच में मैंने लाइन, ये राम सेतु। भारत और जो है ना श्रीलंका है ना, उसको अलग कौन करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है अपने पाक जल संधि। जी हाँ, मन्नार की खाड़ी भी बोलते हैं इसको। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जी हाँ, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे बता दूं, केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार का शासन न होकर सीधा केंद्र का जो है ना वो अधिकार होता है। अभी मैं बता दूं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, आपको नक्शे के हिसाब से बताने वाला हूँ कौन कौन से हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं केंद्र शासित प्रदेश, सबसे पहला
ये 1 नंबर लद्दाख, सबसे ऊपर ऊपर 1 नंबर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा अपना लद्दाख है। उसके बाद ये देखो ये जम्मू कश्मीर है 2 नंबर, ये अभी भी बने हैं। जी हाँ अभी भी बने हैं, 2019 के अंदर बने थे, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन एक्ट के तहत बने थे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख बने थे, 31 अक्टूबर 2019 को अंदर। इसके हिसाब से ही बाद में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, पहले 7 थे। दमन दीप एवं दादर नगर हवेली को मिला दिया गया, वरना तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते। अभी आगे चलते हैं, अभी मैं 1 नंबर बता दिया, 2 नंबर बता दिया, अभी मैं आगे चलता हूँ। अभी मैं बता दूं ये 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर वाला यहाँ है, यहाँ पर ये चंडीगढ़ यहाँ पर दिखा रहा है, ये बाहर निकाल के दिखाया है। ये 3 नंबर है जो चंडीगढ़ है, 1 नंबर लद्दाख, 2 नंबर जम्मू कश्मीर और 3 नंबर चंडीगढ़ हो गया। 4 नंबर बता दूं, 4 नंबर ये अपना दिल्ली, ये बाहर दिखाया, ये यहाँ पर है दिल्ली है। 4 नंबर अपना केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया, दिल्ली। ऊपर से मैं नीचे की तरफ ला रहा हूँ है, 4 नंबर अपना दिल्ली हो गया। अभी चलते हैं, अभी एक आता है यहाँ पर, ये कौन सा आता है यहाँ पर कौन सा, 5 नंबर, ये दादर नागर हवेली एवं दमन व दीप दोनों को साथ में कर दिया गया, दादर नागर हवेली एवं दमन व दीप। चलते हैं आगे, उसके बाद नीचे चलो, उसके बाद मैं बता दूं, उसके बाद आता है अपना पांडुचेरी यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसके कुछ भाग यहाँ पर भी है और कुछ भाग यहाँ पर है। अपना 6वां आ गया अपना पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ 6वां कौन आ गया अपना पांडुचेरी। 7वां बता दूं, 7वां ये है, 7वां कौन सा है, ये अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ 7वां सबसे नीचे तरफ इंदिरा पॉइंट यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट पर। जी हाँ 7वां ये आ गया। मैं बता दूं 8वां जो यहाँ पर लक्षद्वीप हमारा 8वां केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पर सीधा केंद्र का अधिकार होता है। अभी मैं 8 के नाम वापस बता रहा हूँ आपको, 8 के नाम वापस से बता रहा हूँ। 1 नंबर लद्दाख, 2 नंबर जम्मू कश्मीर, 3 नंबर चंडीगढ़, 4 नंबर दिल्ली, 5 नंबर दादर नागर हवेली व दमन व दीप, 6 नंबर पांडुचेरी, 7 नंबर अंडमान निकोबार और 8 नंबर क्या है अपना, 8 नंबर कौन सा है अपना लक्षद्वीप है। जी 8 नंबर कौन सा है अपना लक्षद्वीप है। तो अभी हम बात करने वाले हैं भारतीय अक्षांशीय विस्तार के बारे में। जी हम भारतीय अक्षांशीय विस्तार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं बता दूं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ना वो कितना है, वो 8 डिग्री है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। जी हाँ 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 है। और भारत का देशांतरीय विस्तार है ना वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है ना वो है। अभी मैं बता दूं ये अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। जी हाँ अक्षांश और कुछ बच्चों को ऐसा नहीं पता होगा जो अक्षांश और देशांतर है वो होते क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं जो 2 बिंदु काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो 2 बिंदुओं को दर्शाती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो 2 बिंदुओं को दर्शाती है। अभी मैं बता दूं 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होते हैं। मतलब 1 डिग्री यहाँ है और 2 डिग्री यहाँ, तो इन दोनों के बीच की जो लंबाई होगी ना वो 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाएं दो जो बिंदु होते हैं उनकी दूरी दर्शाने के काम आती है। अभी मैं बता दूं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश कैसे हुआ। मान लो मान लो एक बार मैं बता रहा हूँ ये क्या है, ये है अपना विश्व। ऐसा मान के चलो, बस सिर्फ दिमाग में लेना, दिल पर मत लेना, ठीक है ना। ये अपना अक्षांशीय विस्तार, ये कौन सी है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये ऊपर वाली कर्क रेखा है और ये नीचे वाली है वो मकर रेखा है। और ये 0 डिग्री पर है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है। कर्क रेखा ये जो विषुवत रेखा है ना इसके ऊपर वाला तो उत्तरी गोलार्ध है और ये इसके नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। हमारा भारत की जो स्थिति है ना वो यहाँ पर है। जी हाँ हमारा भारत है ना वो यहाँ पर है। अभी मैं बता दूं ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर आ गया ना, तो हमारा जो विस्तार होता है ना वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध के अंदर ही तो आएगा और 37 डिग्री 6। ये पूरी कैसे हुआ, ये नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो मैं बता दूं इधर ईस्ट की साइड है ना भारत, तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ये ईस्ट की तरफ हो गया ना, पूरी देशांतर हो गए तभी। जी हाँ ऐसे ही होता है।
अभी मैं बता दूं भारत का मानक समय वो कितना है। भारत का जो मानक समय है ना, भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 डिग्री आगे है। जी हाँ, ग्रीनविच रेखा से 5.5 डिग्री आगे है। और भारत में जो ग्रीनविच रेखा वो कहाँ से गुजरती है? भारत में जो ग्रीनविच रेखा है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से गुजरती है। जी हाँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से भारत की मानक रेखा वो गुजरती है। अभी मैं पर्वतों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपको बता दो। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आप बिल्कुल भी कभी भी ये मत करने वाला, माउंट एवरेस्ट कभी भी मत करना। जी हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे भारत की ऊंची चोटी नाम आती, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भारत की ऊंची चोटी नहीं है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। K2 या गॉडविन ऑस्टिन। जी हाँ, गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ, गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है। अभी आप गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो क्या है? वो है गुरु शिखर। जी हाँ, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। और इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। जी हाँ, 1722 मीटर। अभी मैं बता दूं, ये तो अभी आपको ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मैं बता दूं आपको, अन्नाई मुड़ी है। जी हाँ, अन्नाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। जी हाँ, सबसे 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। जी हाँ, 2695 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। तो अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ भारत को भौतिक रचना के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया। जी हाँ, भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया? भारत को भौतिक स्वरूप के आधार पर 5 भागों में बताता हूँ। मैं पूरा मानचित्र के ऊपर बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ पर है भारत। तो सबसे पहले जो यहाँ का एरिया है ना, सबसे पहले मैं बता दूँ यहाँ पर ये जो उत्तर वाला एरिया है ना, यहाँ पर ये कौन सा है अपना? ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश है। ये वाला ये अपना कौन सा है? ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश है। जी हाँ, उत्तर पर्वतीय प्रदेश है। उसके बाद मैं बता दूं, जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना आपको, उत्तर प्रदेश वाला, हरियाणा वाला, ये वाला एरिया, सॉरी चंडीगढ़ नहीं है इसके अंदर। ये वाला जो एरिया है ना, ये कौन सा है? ये अपना उत्तर का विशाल मैदान है। जी हाँ, ये अपना उत्तर का विशाल है मैदान है। अभी जो देखो ये वाला है, ये वाला जो मैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये राजस्थान हो गया, थोड़ा पंजाब आता है इसके, हरियाणा आता है, थोड़ा उत्तर प्रदेश आता है। और ये वाला एरिया कौन सा है? ये वाला अपना मरुस्थलीय प्रदेश है। जी हाँ, ये वाला कौन सा है अपना? मरुस्थलीय प्रदेश है। जी हाँ, ये वाला अपना कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश है। अभी आपका सबसे बड़ा जो प्रदेश है ना, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? सबसे बड़ा आपका जो भौतिक प्रदेश है ना वो है प्रायद्वीपीय भौतिक प्रदेश। और इसका विस्तार है ना, इसका विस्तार बहुत बड़ा है। जी हाँ, ये है सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो प्रायद्वीपीय पठार है। जी हाँ, प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। इसके बाद एक और रह गया है, वो कौन सा है? इसके बाद एक और रह गया, वो है अपना तटीय प्रदेश। जी हाँ, एक और रह गया, वो तटीय प्रदेश है। जो ये वाला जो तटीय इलाका है ना, ये वाला अपना तटीय प्रदेश हो गया। ये मैंने आपको मानचित्र के हिसाब से समझा रहा हूँ ताकि आपको बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाए, वरना तो मानचित्र के हिसाब से जिस बच्चे ने कभी भूगोल नहीं देखी है उसको समझ में नहीं आएगा। इसकी वजह से मैं मानचित्र के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आगे की क्लास में कल लेकर आऊँगा आपको पूरा भूगोल आपको कराने वाला हूँ। तो एक साथ में एक और सूचना आपको दे दूं, बीएसटीसी और पीटीटी का कोई भी विद्यार्थी जो बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहा है, हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। हम उसका पूरा सिलेबस कराएंगे और आखिर तक जो भी इस चैनल के ऊपर जुड़ा रहेगा उसकी जो पीटीटी में या बीएसटीसी में सिलेक्शन आने के 100% चांस है। जी हाँ, 100% हम सिलेबस कवर कराएंगे। जैसे हम मेहनत करें वैसे आप करें। धन्यवाद।